हेलो दोस्तों, आज से हम लोग अधिगम की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। ये सीरीज हम लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस सीरीज में सारे प्रिंसिपल आ जाते हैं। हमारे जो क्या कहते हैं थॉर्नडाइक का प्रिंसिपल है, जो स्किनर का प्रिंसिपल है, जो पावलोव का प्रिंसिपल है, जितने भी प्रिंसिपल हैं सारे हमारे इस सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो आज से हम लोग अधिगम को स्टार्ट करने वाले हैं। आज आएगा पार्ट फर्स्ट। इसके बाद जितने भी पार्ट्स होंगे अधिगम के, हर एक पार्ट हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अधिगम को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है अधिगम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं लर्निंग। ठीक है ना। अब जो अधिगम है, अगर उसका संकुचित अर्थ देखें, मतलब अधिगम का अर्थ देखा जाए तो क्या होता है सीखना। यानी कि जो हम लोग का सीखना होता है वही क्या होता है अधिगम होता है, यानी कि लर्निंग होता है। अब इसके नीचे कुछ अर्थ लिखा हुआ है। अनुभव ज्ञान का प्रशिक्षण, जो भी हम लोग के ज्ञान के अनुभव का प्रशिक्षण होता है वो क्या होता है अधिगम होता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद लिखा है प्रयास से व्यवहार में आए हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। जब हम लोग किसी चीज का निरंतर प्रयास करते रहे, जब हम लोग किसी चीज का निरंतर प्रयास करते रहे, ठीक, उस प्रयास करने के दरमियान हम लोग के व्यवहार में परिवर्तन आए। अब जो परिवर्तन आएगा वही क्या होगा हमारा अधिगम होगा। क्या कहा मैंने। अब जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं मैथ के एक चैप्टर का। ठीक है ना। अब हम लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे किसी एक चैप्टर का। अब आखिरी में जो हम लोग उसका टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। अब उस टेस्ट का जो परिणाम होगा वो हमारे सीखने को दर्शाएगा कि हम लोगों ने कितना सीखा, यानी कि हम लोग का जो अधिगम हुआ, जो हम लोग की लर्निंग हुई वो कितनी अच्छी हुई या कितनी बेकार हुई। बात समझ में आई। तो सीधे से कह सकते हैं प्रयास से व्यवहार में आए हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। मतलब जो प्रयास के द्वारा हम लोग अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं उसी को हम लोग अधिगम कहते हैं। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखी हैं जो हम लोग के एग्जाम में डायरेक्ट आती हैं। जैसा कि पहला लिखा हुआ है, वुडवर्थ ने क्या बोला, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। अब जब हम लोग कोई चीज सीख जाएंगे, ठीक है ना, तो नॉर्मल सी बात है हम लोग का विकास होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से कहा जाता है सीखना हमारा विकास की एक प्रक्रिया है। जब किसी क्षेत्र में हम लोग कुछ सीखते हैं तो हम लोग अपने क्षेत्र में विकास करते हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ भी सीखते हैं उस क्षेत्र में हम लोग धीरे धीरे विकास करने लगते हैं। तो इस प्रकार वुडवर्थ ने कहा सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। फिर क्रो एंड क्रो ने कहा आदतों, अभिवृत्तियों तथा ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। जो हम लोगों की आदतों और अभिवृत्तियां हैं और ज्ञान है उनका अर्जन करना ही क्या है हमारा अधिगम है। जेपी गिलफोर्ड क्या कहते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ठीक। गेट्स ने क्या कहा, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा उन्नयन अधिगम है। ठीक है। फिर इसके बाद डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, बीएफ स्किनर ने क्या कहा, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। इनका क्या कहना था, जो प्रगतिशील व्यवहार का व्यवस्थापन हो उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे अधिगम बोलेंगे। उसके बाद इनकी डेफिनेशन एक और है, अधिगम व्यवहार में उत्तर उत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। फिर उसके बाद गुथरी क्या कहते हैं, अधिगम किसी परिस्थिति में भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है जो कि परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभवों के कारण आती है। ठीक है ना। इनके अनुसार क्या था, जो अधिगम होता है वो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमताओं को दर्शाता है। जो अनुभव हम लोगों ने पहले ले लिया हो, ठीक है, उसके कारण से जो भी हम लोग कार्य कर सकते हैं, मतलब कार्य करने की क्षमता को क्या दर्शाता है, हमारा अधिगम दर्शाता है कि हम लोग ये कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। आइए अब हम लोग अधिगम के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ लर्निंग देखते हैं। ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं है, हम लोग को टाइप्स पढ़ना है और उन टाइप्स के अंतर्गत क्या क्या आता है वो समझना है बस। पहला लिखा है शाब्दिक अधिगम, दूसरा है गत्यात्मक अधिगम, फिर है समस्या समाधान अधिगम। पहला है शाब्दिक अधिगम, यानी कि इसमें शब्द भंडार बढ़ता है। ठीक है, शब्द भंडार, भाषा कौशल, फिर भाषाई विषय वस्तु। ठीक है ना, यानी कि इसमें भाषाई विषय वस्तु का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, गत्यात्मक अधिगम। अब इसके अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन, मतलब इसमें शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन किया जाता है।
ठीक है ना, यानी कि एक तरीके से पूरे बॉडी का मूवमेंट कराया जाता है। फिर क्या लिखा है, शारीरिक कौशल में निपुणता। अब इसमें क्या होती है, शारीरिक कौशल में निपुणता होती है। इसके अंतर्गत क्या करना आता है, नृत्य कराया जाता है, घुड़सवारी कराना आता है, साइकिल कराना आता है या व्यायाम कराना आता है। नॉर्मल सा इतना समझ लीजिए, गत्यात्मक अधिगम में मूवमेंट से रिलेटेड सारे काम होंगे। ऐसा काम कर रहे हो जिसमें हम लोग के शरीर के हर पार्ट्स मूव हो रहे हो और पार्ट्स मूव हो रहे हो, ठीक है ना, वो हमारा क्या होगा, गत्यात्मक अधिगम होगा। या नॉर्मल से कहा जाए, जिसमें हम लोग मूवमेंट के थ्रू कुछ सीखते हैं, जिसमें हम लोग मूवमेंट के थ्रू कुछ सीखते हैं, वही क्या है, हमारा गत्यात्मक अधिगम है। और जिसमें हम लोग शब्दों के द्वारा, भाषाओं के द्वारा सीखते हैं, वो क्या होगा, शाब्दिक अधिगम। और मूवमेंट के द्वारा वो गत्यात्मक अधिगम। अब है समस्या समाधान अधिगम, जीवन में आने वाले कठिनाइयों के समाधान का तरीका। अगर हम लोग जीवन में आने वाले कठिनाइयों का समाधान निकाल लें, अगर हम लोग जीवन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान के तरीके निकाल लें, वो किसके अंतर्गत आएगा, समस्या समाधान अधिगम, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा है, शैक्षिक उद्देश्यों की दृष्टि के आधार पर। अब हम लोग जो अपने अधिगम के टाइप्स हैं, उनको शैक्षिक उद्देश्यों के दृष्टि के आधार पर देखेंगे। जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य होंगे, उनकी दृष्टि के आधार पे हम लोग प्रकार देखते हैं। पहला लिखा है ज्ञानात्मक। अब ज्ञानात्मक के अंतर्गत क्या क्या आता है, ज्ञानबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संप्रेषण और मूल्यांकन। ये सब किसके अंतर्गत आता है, ज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या लिखा है, भावात्मक, व्यक्ति का दृष्टिकोण। जो हमारे व्यक्ति का दृष्टिकोण होगा वो भावात्मक के अंतर्गत आएगा। फिर मूल्य संगठन, जो हमारा मूल्य संगठन होगा, जो हमारी संवेदना होगी, वो सब किसके अंतर्गत आएंगी, भावात्मक के अंतर्गत आएंगी। फिर क्या कहते हैं, क्रियात्मक, यानी कि कार्य कुशलता, जटिल बाह्य व्यवहार। अब किसी कार्य को करने के लिए क्या कुशलता होगी, वो किसके अंतर्गत आएगी, क्रियात्मक के अंतर्गत आएगी। इतनी बात समझ में आई। तो ये नॉर्मल सा था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कनेक्ट होने के लिए ये सब हम लोग को पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग को अगर किसी चैप्टर से कनेक्ट होना है तो उसके हर एक पॉइंट्स को देखना जरूरी है। तो हम लोग छोटे छोटे तरीके से हर एक पॉइंट्स को आप लोग कनेक्ट करा रहे हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा है, शिक्षा स्तर के आधार पर हमारे अधिगम के प्रकार। पहला होता है चिंतन स्तर। इसमें ज्ञान, समझ और तार्किक क्षमता आती है, यानी कि घटनाओं, समस्याओं इत्यादि के विषय में अधिक समझ। अब इस स्तर में वो लोग आते हैं जिनको जो भी समस्या होती हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज होती है कि उससे कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है अबोध स्तर, यानी कि इसमें ज्ञान, समझ, यानी कि अनेक सूचनाओं तथा तथ्यों के बीच संबंधों को समझने का प्रयत्न। अब अनेक सूचनाएं और तथ्यों को अगर समझने की कोशिश कर रहा हो कोई जना, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, अबोध स्तर के अंतर्गत आएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, स्मृति स्तर। अब ये जो हमारा स्तर होता है वो रटने से आधारित होता है, ठीक है ना। इसमें विचार की हीनता होती है, ठीक है ना। ये हमारे सारे प्रकार हो गए। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। पहला क्या होता है, परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी। अब जैसी परिपक्वता होगी वैसा हमारा अधिगम होगा। अब जो मैच्योर इंसान होंगे, परिपक्व इंसान होगा, उनका अधिगम बहुत अच्छा होगा, और जो इमैच्योर होंगे उनका अधिगम में थोड़ी कठिनाइयां आ सकती हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो अधिगम अच्छा होगा, और शारीरिक स्वास्थ्य अगर खराब होगा तो हमारे अधिगम में भी दिक्कतें आएंगी। फिर क्या लिखा हुआ है, थकान। थकान के कारण भी हमारे अधिगम पे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक। अब फिर क्या लिखा हुआ है, वातावरण। अब जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होगा, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होगा, वो हमारे अधिगम को बहुत प्रभावित करेगा। कैसे करेगा, अब जैसे कि अगर हमारे आसपास शांतमय है, ठीक है ना, सही है, सुखद है, तो हम लोग का अधिगम अच्छा होगा। और वातावरण अच्छा नहीं होगा तो अधिगम कैसे अच्छा हो सकता है। फिर क्या लिखा है, पूर्व अधिगम। अगर हम लोग का पूर्व अधिगम अच्छा है, यानी कि जो पहले चीज़ें सीखी हैं वो हम लोग को अच्छे से याद है, वो अगर हम लोगों ने अच्छे से पढ़े ही हैं, तो अभी तो हम लोग आगे का अच्छा सा पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो अगर आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो आगे आने वाली वीडियोस को आपको समझने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो इन सिंपल से कहें, अगर आप लोग आगे वाली वीडियो को देखें तो आगे वाली वीडियो के अनुसार आपका पूर्व अधिगम क्या होगा, मेरी ये वाली वीडियो और मेरी प्रीवियस वीडियोस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, संवेग।
जो हमारे संवेग होते हैं वो भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसी तरीके से विषय वस्तु, जैसी विषय वस्तु होगी उस प्रकार से हमारा अधिगम प्रभावित होगा। फिर क्या लिखा हुआ है, बीमारी। आप सबको पता है बीमारी के द्वारा हमारा अधिगम यानी कि लर्निंग यानी कि सीखना प्रभावित होता है। जो व्यक्ति बीमार हो जाता है उसके सीखने में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। फिर क्या लिखा है, अधिगम की इच्छा। अब अधिगम की इच्छा भी होनी जरूरी है कि अगर कोई इंसान कुछ सीख रहा है तो उस चीज को सीखने की उसकी इच्छा है भी या नहीं। ऐसा नहीं है अगर इच्छा नहीं होगी तो उसको आप सिखा देंगे, इच्छा होने पर ही उसको वो चीज सिखाई जा सकती है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, मादक पदार्थों का सेवक, मादक पदार्थों का सेवन। अब जो हमारे मादन पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, उनका सेवन भी हमारे अधिगम को रोकता है। फिर उसके बाद लिखा है सीखने की विधि। सीखने की विधि अगर अच्छी होगी तो हमारा जो अधिगम होगा वो भी अच्छा होगा। अगर सीखने की विधि खराब होगी तो अधिगम कैसे अच्छा हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोग अधिगम के प्रकार, अधिगम का अर्थ, अधिगम की डेफिनेशंस और अधिगम के ऊपर जो हमारे प्रभाव पड़ते हैं, किन किन चीज़ों के प्रभाव पड़ते हैं, हम लोगों ने वो जाना। ठीक है ना। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग धीरे धीरे अधिगम को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।